दोस्तों, आपने कभी सोचा है दूध से दही कैसे बन जाता है, उसका क्या कारण होता है? आपने कभी सोचा है फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है, क्यों खाने के बाद कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाती है? आपने कभी सोचा है पैकेटों में मिलने वाला ठंडा दूध जो हम पीते हैं वह हानिकारक होता है या लाभदायक? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके सामने ये कक्षा 8 के विज्ञान विषय से दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी प्लेस पे। इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं बजरंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ सजीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? जिन्हें हम आंखों से, नग्न आंखों से केवल नहीं देख सकते हैं, उनको जो है सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है। ठीक है, इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। तो आप आवर्धक लेंस की सहायता से अगर आपके पास उपलब्ध है तो देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है और कहाँ से आई है? ठीक है, इन्हीं सब बातों का जो है, इसी बात को हम खोजते हुए इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीव। देखिए यहाँ दो क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है। एक में जो है मैदान या बगीचे से मिट्टी लेकर, ठीक है, उसे बीकर में लेने के लिए बोल रहा है, और उसमें हल्का जल मिला के और स्लाइड डालने के लिए कह रहा है। स्लाइड पर जो है एक बूंद डालने के लिए कह रहा है और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने के लिए कह रहा है। दूसरे में जो है पानी लिया गया है तालाब का और उसे भी उसी प्रकार से देखने के लिए कह रहा है। फिर क्वेश्चन क्या करता है लेखक कि क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। तो वही आपको जो है बताना चाह रहा है और पूछना चाह रहा है लेखक। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। ठीक, उनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। आवर्धक मतलब जो बढ़ा देता है, देखने की जो है क्षमता को बढ़ा देना जो है वो जो है आवर्धक होता है। आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। छोटा होने के कारण इन्हें सूक्ष्म, और जीव चूंकि ये जीव होते हैं इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अब देखिए, सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। ठीक है, तो ये जो है सूक्ष्म जीवों के चार प्रकार हैं। ठीक है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव जो है वो चित्र में दिखाए गए हैं। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, पहले डायग्राम में जो है जीवाणु है। ये जीवाणु कौन सा है? स्पाइरल जीवाणु है ये। ठीक है, और ये जो है छड़नुमा है। ये आकार के आधार पर इनका नाम हो गया है। ये छड़नुमा है और ये स्पाइरल जीवाणु है। जीवाणु के बाद आ जाइए, अब हम देखते हैं शैवाल। शैवाल में देखो कौन कौन से शैवाल है। एक तो क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। दूसरा है स्पाइरोगोइरा, ये स्पाइरोगोइरा है। ये क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, अब आ जाइए प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ में पहले है अमीबा। ठीक, दूसरा है पैरामीशियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कवक आ जाते हैं। कवक में कौन कौन से हैं? राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। ठीक है, पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम है। ठीक, एस्परजिलस, ये एस्परजिलस है अपना। ठीक है, तो चलिए फिर से वहीं चलते हैं।
विषाणु यानी वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। ठीक है, वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे तथा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। वायरस जैसे कि अभी कोरोना जो है, कोरोना वायरस चल रहा है, वो कब फैलता है? वह तभी फैलता है जब किसी मनुष्य में, अभी हालांकि पशुओं में भी कुछ केसेस देखने को मिले, लेकिन मनुष्य में वह मुख्य तौर पर फैल रहा है। और कैसे फैलता है? जब उसको कोई सजीव वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वह उसमें प्रवेश करके अपना जो है गुणन करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ा लेता है। और जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती है, आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, मरीजों की जो समस्या गंभीर होती चली जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं, यहाँ समझने के लिए उदाहरण जो है कोरोना वायरस का बहुत उचित रहेगा, आप समझ सकते हैं उसको। चलिए देखते हैं इसको। विषाणु चित्र में दिखाए गए हैं, ठीक है, ये दिखाए गए हैं विषाणु। देखिए 2.5 में चलते हैं हम, और ये है अपना विषाणु। देखिए ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नट बोल्ट हो, ठीक है, ये है विषाणु, लेकिन जस्ट फॉर जोकिंग, ये है विषाणु, ठीक है, ये विषाणुओं के आकार है, ठीक है। चलिए फिर वहीं पहुंचते हैं। विषाणु, ये हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं, विषाणु यानी वायरस के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जो पोलियो और खसरा। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, ठीक है। अतिसार और मलेरिया ये पॉइंट है, ये कई बार जो है मल्टीपल क्वेश्चन में आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइफाइड, क्षय रोग, ये किससे होते हैं? ये जीवाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जीवाणु से होते हैं टाइफाइड और क्षय रोग यानी टीबी, और अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है। चलिए ये हम देख ही चुके हैं, और अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर, जो है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, जीवित रहे हैं, ठीक है। मतलब गर्म से गर्म और ठंडी से ठंडी स्थिति में भी जो है ये जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में और जैसे जानवरों में, सब में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। अब हम जो है इसी चीज का जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, मित्रवत सूक्ष्म जीव, ठीक है। मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या है, कौन कौन से हैं, कैसे हैं, देखते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में, ठीक है। और देखिए ये प्राचीन समय से ही जो है सूक्ष्म जीव का प्रयोग कहाँ होता रहा है? एल्कोहल बनाने में, ठीक है। एल्कोहल काफ़ी मात्रा में प्रचलित है प्रयोग में, तो आप समझ सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण के लिए, देखिए कितना जो है इम्पोर्टेंट जो है कार्य करते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु का जो है अवशेष है, विष्ठा, मिठाई इत्यादि का जो है अपघटन है, इन सब चीज़ों में जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। ये प्रयोग करके अपघटन होने के बाद जो है हानिकारक पदार्थ नहीं बनाते हैं, हानि रहित पदार्थ बनाते हैं, ठीक है।
स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होता है। चलिए, अगला अपना टॉपिक क्या है, दही एवं ब्रेड का बनाना कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए, पहेली को क्या यहाँ पे जो है ये जो पहेली और वो जो बूझो के सवाल आते हैं, इनको आप जरूर पढ़ें, इनको स्किप मत करें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको सोचने के लिए जो है विवश कर देंगे। यहाँ क्या कह रहा है देखो, अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है। गर्म मतलब गुनगुना, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो जिसका, जिससे दही जम जाता है। ठीक है, इसमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों होता है, पहेली आश्चर्यचकित होती है कि ऐसा क्यों हो जाता है। चलो, इस चीज़ का जवाब अब यहाँ अगले हिस्से में आ रहा है। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इसके लिए उत्तरदायी है दूध से दही बनने के लिए, उस जीवाणु का नाम है क्या है, लैक्टोबैसिलस। दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जीवाणु पनीर, जिसे चीज कहते हैं, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। तो देखा आपने, जीवाणु किस किस में सहायक है, अचार, खाद्य पदार्थ के उत्पादन और पनीर में। ठीक है, रवा अथवा सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। देख रहे हैं आप दही का प्रयोग। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है। जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। इडली डोसा बनने में जो है यीस्ट उठाने के लिए जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2.3 में जो है ये हमें क्या बता रहा है, आप पढ़ लीजिए इसको। ये खमीर उठाना बता रहा है, जिसमें किस किस चीज़ का प्रयोग होता है, जो है मैदा का प्रयोग हुआ है, मैदा की जगह आटा भी ले सकते हैं। ठीक है, पानी और चीनी डाल के उसमें गर्म करने के लिए बोला गया है, और यीस्ट डाल देते हैं। तो यीस्ट क्या करता है, इस प्रकार से जो ये पहले का प्रकरण है, जब आटा, चीनी और यीस्ट पानी मिला के रख देते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद का ये दृश्य है। देखिए किस प्रकार से इसका आयतन बढ़ जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने के कारण ऐसा होता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ठीक है, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ठीक, देखिए ये सजीव है चूंकि, तो आप यहाँ से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो है सजीव क्या, कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो आप जो जन्मदिन मनाते हैं, केक खाते हैं, वो जो है उसमें जो है यीस्ट का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी आप अगली बार केक खाएं तो इस टॉपिक को जरूर याद रखें, ध्यान रखें। ठीक है, तो इससे आपका जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है पढ़ना, चीज़ों को कोरिलेट कीजिए। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, क्या वाणिज्यिक उपयोग होता है सूक्ष्म जीवों का, देखो बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब देखिए ये क्रियाकलाप है, इसमें क्या कह रहा है कि पानी लीजिए, कितना, 500 ml, ठीक, सॉरी 500 ml का जो है बीकर लीजिए, उसे 3/4 भर लीजिए, 2-3 चम्मच उसमें चीनी घोलिए और आधा चम्मच उसमें ईस्ट डाल दीजिए। ठीक है, इसे 4-5 घंटों के लिए जो है उष्ण स्थान पर रख देने के बाद क्या होता है, इसको सूंघने पर हमें जो है इसमें से अल्कोहल की खुशबू आती है। ठीक है, यह गंध अल्कोहल की है, जो आप सूंघने पे जो है प्राप्त करते हैं, वह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है, तो आपको यहाँ से पता लग गया, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। ठीक है, ये तो जनरल चीज़ है, आप अपने घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। लुई पास्चर, जिसने किण्वन की खोज की, कब की, 1857 में। तो ये आप ध्यान रखें, जीके का एक क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के औषधीय क्या उपयोग है, जब आप कभी बीमार पड़ते हैं
तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। देखिए सूक्ष्म जीव का कितना बेहतरीन प्रयोग है बीमारी में। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, ठीक। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक भी कह देते हैं, ठीक है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। मतलब ये बीमारी पैदा करने का कारण भी वही होते हैं और जो है इसके प्रति जो है उसका काउंटर अटैक करने के लिए भी यही कारण होते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं, ठीक। ये जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो है ये क्या है, 1929 में एक प्रयोग कर रहे थे, जीवाणु रोगों से बचाव हेतु संवर्धन पर एक प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने देखा क्या, संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के जो छोटे बीजाणु देखे उन्होंने पाया कि यह फफूंद जो है जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। इसी कंसेप्ट के आधार पर कि जीवाणु की जो है वृद्धि को बीजाणु की जो है वृद्धि को फफूंद जो है वो रोक देते हैं, इसी आधार पर क्या किया इन्होंने, फफूंद से जो है पेनिसिलिन बनाई गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकना है, ठीक है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, ठीक। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और डेली यूज होने वाली एक चीज़ बताई गई है यहाँ पे, इसको जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और जो है हम भी इसका क्विक सा जो है रीडिंग कर लेते हैं। देखिए ध्यान रहना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, ठीक है। तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अधूरे में कोर्स नहीं छोड़ना चाहिए उसका। आप जो है ये चीज़, जिन लोगों को कई बार कम ज्ञान होता है, उनको जो है अशिक्षित लोग, उनको जरूर बताएं, इन चीज़ों को जो है फॉलो करें, ठीक है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। यानी कहने का मतलब, अगर आप फिर दवाई भी लेंगे एंटीबायोटिक की तो वो काम जो है वो कम करेगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। ये जो है सर्दी, जुकाम और फ्लू में कभी भी एंटीबायोटिक नहीं चलती है, सीधा सीधा ये ध्यान रखना है हमको, ठीक। ये क्योंकि ये विषाणु वाले रोग हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक आ जाता है अपना वैक्सीन, टीका। वैक्सीन जिसका जो है कोरोना के टाइम में अभी इस वक्त बहुत खोजबीन चल रही है वैक्सीन की बनाने के लिए। चलिए इसे टीका कहते हैं हिंदी में जो है। चलिए क्या कहती है, देखो पहली, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा चिंतन करिए, इस पर क्यों लगाया जाता है। अब पढ़ते हैं आगे, खैर इसमें बता ही दिया है चिंतन क्या करना है आगे, लेकिन जरूर सोचिए जरूर। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए, ठीक है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्टि कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं, ठीक है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, ठीक। तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है, ठीक है। हैजा, क्षय रोग, टीबी, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। तो टीके का कार्य हमें पता लग गया, टीका क्यों लगाया जाता है, ठीक है। ये देखिए एडवर्ड जेनर, जिन्होंने जो है 1798 चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। ये एक जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको भी।
रिवीजन करते रहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्विक जो है रिवीजन आप करते रहिए टाइम टू टाइम, वो चीज़ें अपने आप दिमाग में फिक्स हो जाती हैं, वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको ये चीज़ें याद हैं, लेकिन वो होती चली जाती हैं। चलिए, आपने बचपन में अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके यानी वैक्सीन दिए गए होंगे, आपको लगा होगा टीका। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? कई रोग हैं तो आप उनकी सूची तैयार करिए, कौन कौन से रोग हैं, ठीक है। हालांकि पाठ में आगे उनका जिक्र आता है, लेकिन जो है आप अपने स्तर पर भी जो है कोशिश कीजिए, जो है थिंकिंग करने से चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? तो करिए। इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, मम्मी पापा से पूछिए कि जो है कौन कौन से रोग हैं जिनके टीके लगते हैं, और जो भी है उनसे पूछिए। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्र में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन यानी प्लस पोलियो देखे होंगे, ठीक। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। तो इसका काफ़ी प्रचार होता है टेलीविज़न पर। अमिताभ जी इसमें प्रमुख जो है किरदार निभाते हैं, उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल चेचक जो है हमें बहुत कम दिखाई देती है, या आप अपने बुजुर्ग दादी दादा से पूछेंगे तो उस वक्त जो है चेचक का बहुत जो है अक्सर देखने को मिलता था, ठीक है। तो आजकल बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो है वैक्सीन लगा दी जाती है बचपन में। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चेचक अब बहुत कम होता है, ठीक है। टीबी के भी टीके जो है, खसरा और जो है हेपेटाइटिस, इनके टीके लगा दिए जाते हैं, ताकि जो है आगे भविष्य में जो है ये बीमारियां नहीं होती हैं, या बहुत कम संभावना होती है इनके होने की। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि देखिए, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या कर देते हैं? स्थिरीकरण कर देते हैं। कौन कौन से जो है जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल हैं, देखते हैं अभी। ये देखो 2.7 डायग्राम में देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एक नीले हरे शैवाल, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट उसका कारण क्या है उर्वरता बढ़ने का? नाइट्रोजन, ठीक। चलिए, अगला जो है अपना टॉपिक क्या है? पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करने करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद जो है वो विलुप्त हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है? वो कहाँ चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्रियाकलाप बताया गया है, जिसमें जो है दो जो है गमले लेने के लिए बोला गया है। एक में जो है कचरा जो है वो भरना है जैविक, दूसरे में जो है प्लास्टिक की बोतलें, कांच इत्यादि जो है प्लास्टिक के टुकड़े आदि लेने के लिए बोला है, और जो है इनको भर देने के लिए बोला है। इसके 3-4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण करने के लिए बोला है। क्या पूछ रहा है कि जो है किन चीज़ों का अपघटन हो जाता है और किन चीज़ों का अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे जिसमें जो है जैविक चीज़ें होती हैं, गमला ए, ठीक है, गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है, ठीक है। जबकि गमले बी में जिनमें प्लास्टिक के टुकड़े बोतल आदि थी उनका अपघटन नहीं होता है। क्यों है ऐसा? ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है नहीं हो पाता है परिवर्तन, जो है प्लास्टिक की बोतलें, कांच इत्यादि। जबकि जो है जो पेड़ पौधों के जंतुओं के अवशेष थे वो जो है सारे अपघटित हो जाते हैं, क्योंकि उन पे जो है सूक्ष्म जीव क्रिया कर देते हैं। आपने देखा होगा कई कई बार जो है जानवर जो है मृत हो जाते हैं तो वे सड़ते हैं, ठीक है, सड़ते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो है विलुप्त हो जाते हैं, वहाँ से जो है खत्म हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सूक्ष्म जीव जो है उनको जो है अपघटित कर देते हैं, और अपघटित करने के बाद वे सूक्ष्म जीव भी जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, तो इससे जो है मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी वो जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या करें,
सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक, देखिए, हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं होंगे सूक्ष्म जीव तो वाकई जो है बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो है इन चीज़ों का जो है अपघटन नहीं हो पाएगा। चारों तरफ जो है फिर जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। अगर जानवर मृत हो जाएगा तो फिर वो जो है मृत ही रहेगा, और कहने का मतलब वो पड़ा ही रहेगा, उसका शरीर जो है डिकम्पोज नहीं होगा, अपघटित नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या, कौन से हानिकारक सूक्ष्म जीव और किस प्रकार से हानिकारक होते हैं, देखते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं हानिकारक गतिविधियों का जो है इस जो है विषय में चर्चा की गई है आगे इस अध्याय में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। क्या है, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। देखिए, तीन इन्होंने माध्यम बता दिए, एक तो श्वास के द्वारा, एक खाने के द्वारा, भोजन के द्वारा कहने का मतलब, और एक पीने के जल के द्वारा। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। ये चौथा कारण यहाँ पे है। ठीक है, इनके संचरण का। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय मतलब जो कि स्थानांतरित हो जाते हैं, संचार के माध्यम से जो फैलते हैं वो संचरणीय हो जाते हैं। ठीक है, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो सर्दी जुकाम होती है तो आप जो है सतर्क ही रहें। हालांकि अब तो कोरोना आ गया, इस वजह से थोड़ा सा लोग ज़्यादा ही सतर्क हैं, लेकिन जो है अगर हम पहले की स्थिति को गौर करें तो सर्दी जुकाम को लोग इतने गंभीर नहीं लेते थे, जबकि हमको लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हवा और पानी से भी फैलती हैं। ठीक है, जब जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक यानी वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं, बूझो पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और पहली का क्या जो है विचार है, क्या हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। ठीक, अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए, दूरी बना के रखिए, लेकिन जो है उससे घृणा मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे कि मक्खी। ठीक है, मक्खी इसका बहुत उचित उदाहरण है। ये क्या करती है, मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है और उसके बाद जो रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, तो मक्खी जो है बिना ढके भोजन पे बैठ जाती है। इससे जो है रोगाणुओं का स्थानांतरण संभव हो जाता है, एक स्थान से दूसरा स्थान पर वो जो है स्थानांतरित हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। ठीक, अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। ठीक है, मादा एनोप्लीज, चित्र 2.8, मादा एनोप्लीज, ये देखिए मादा एनोप्लीज मच्छर है एक प्रकार का। ठीक है, ठीक, तो मादा एनोप्लीज इसका अन्य उदाहरण है जो इनका स्थानांतरण कर देता है। ठीक है, मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। ठीक है, डेंगू जो किससे होता है आप ध्यान रखना, मादा एडीज मच्छर। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, यह आगे बताया गया है किस प्रकार करेंगे हम। देखो, छोटे छोटे जो है दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं, आप रिलेट करके पढ़िए, बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्र ना होने दे, क्योंकि सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। ठीक है, अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखने
में हम मच्छरों को पैदा करने से रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इन चीज़ों को जो है शुष्क रख के जो है मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ठीक है, ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास करने के लिए यहाँ पे कहा गया है जिससे मलेरिया को फैलने से रोका जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ जो है सारणी दी गई है। सारणी का क्या शीर्षक है? मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लीजिए। ये जो है रोग होते हैं इंसान में। ठीक है, इसका क्या जो है कारण होता है यहाँ पे दिया गया है, और ये कैसे फैलते हैं, किस प्रकार से फैलते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है इनसे बचाव करने का तरीका भी हमें बता दिया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने लेवल पे पढ़िए। ठीक है, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, जनरल चीज़ें हैं। चलिए, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय जो है हमें 2.1 तालिका में इन्होंने दे दिए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कौन कौन से हैं, क्या है, कैसे हैं, देखते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग जो है उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, अब जो है एक जो पशुओं में होता है कौन सा, जिसे खुरपका मुंहपका कहते हैं सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या है, गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। ठीक है, रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। जैसे ही रोग लग जाता है ये फसलों को, तो ये जो है फसल को या तो उसकी जो है गुणवत्ता खराब कर देता है या जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। ठीक है, तो इनको जो है कैसे जो है हम इनको से बचाव कर सकते हैं? कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे छिड़काव आदि करते हैं रासायनिक पदार्थों का। ठीक है, उर्वरक देते हैं। ठीक है, उनसे जो है बचाव किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग कौन कौन से हैं? ये पादप रोग हैं अपने। ठीक है, इनमें कौन सा जो है सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है वो है, और संचरण का तरीका क्या क्या है। ठीक है, वायु के द्वारा ही ज़्यादातर जो है, वायु या कीट पतंगों के द्वारा ही ज़्यादातर जो है वो रोग पौधों में फैलते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि पौधे तो खांसते चीखते हैं नहीं, जो उनसे जो है वो फैलेंगे, तो जो है वो वायु के द्वारा ही फैलते हैं, कीट पतंगों के द्वारा फैलते हैं। अब आ गया अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक, खाद्य विषाक्तन, जिसे आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग। चलिए, बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। ठीक है, शौक शौक में खा गया। घर आने पर उसने उल्टी यानी वमन होना चालू हो गया। ठीक है, उसे अस्पताल में जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे क्या बताया कि आपको खाद्य विषाक्तन हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, देखो पहली के दिमाग में क्या आ रहा है, भोजन विष कैसे बन सकता है भाई, ये पूछा है पहली ने। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे होता है ये। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। ठीक है, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति गंभीर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी इन मामलों में जो है क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग को आप हल्के में ना लें, बिल्कुल जो है हाइजीन का ध्यान रखें, अपना हाइजीनिक चीज़ों का, साफ सुथरा रहें। ठीक, तो भोजन को जो है संदूषित होने से बचाएं। खाद्य परिरक्षण, ठीक है, कैसे उनका परिरक्षण करते हैं, खाद्यों का परिरक्षण। ठीक है, हमने पढ़ा था पहले खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो उस वीडियो को जाके देखिए, कैसे खाद्य बीजों का जो है परिरक्षण किया था, भंडारण किया था। ठीक है, चलिए, हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। अब देखिए क्या आता है फिर इसका जवाब। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है। ठीक है, तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है।
आपने देखा होगा कई बार जो है सब्जी, मैं सब्जी का लेकर उदाहरण ही समझाता हूँ कि कुछ समय के लिए रखी रहती है तो उसमें एक अजीब प्रकार की दुर्गंध आने लगती है और हमें जो है वो खाने में भी जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब रुचिकर खाने में नहीं लगता है वो। ठीक है, चलिए, उसका यही कारण है। ठीक है, क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है क्योंकि चूंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन तो हो जाते हैं, उसके स्वाद चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो, पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु उसने कुछ दिन तक जब वो आम नहीं खाए और कुछ दिन बाद देखा तो वो सारे आम खराब हो चुके थे। ठीक है, जबकि उसकी द्वारा दादी के द्वारा बनाया गया अचार आम का ही होता है जो कि वो काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो इससे जो है, इसमें क्या किस चीज की भूमिका है? खाद्य परिरक्षण की भूमिका है इसमें। आगे जो है खाद्य परिरक्षण के सामान्य तरीकों का अध्ययन करने के लिए बताया गया है। ठीक है, और इसका हम घरों में कैसे उपयोग कर सकते हैं और सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए क्या उपाय करेंगे, ये सब बताया गया है। रासायनिक उपाय चलिए पढ़ते हैं हम। रासायनिक उपाय में क्या आता है? नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। ठीक है, नमक एवं तेल का उपयोग, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। ये परिरक्षक कौन कौन? नमक और खाद्य तेल। ठीक है, हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती, उनकी वृद्धि रुक जाती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मोटाबाई सल्फाइट सामान्य परिरक्षक हैं। इनको आप ध्यान रखिए, ये दोनों परिरक्षक के तौर पे जो है प्रयोग होते हैं। कौन कौन सा? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मोटाबाई सल्फाइट। ठीक है, जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। ठीक है, जैम एवं स्क्वैश में इनका उपयोग। चलिए, अब नमक द्वारा परिरक्षण। ठीक है, सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। ठीक है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस अथवा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए, चीनी द्वारा परिरक्षण कैसे होता है? जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। ये चीजें इसलिए आपने देखा होगा, जैम, जेली या स्क्वैश जो है ये स्वाद में जो है मीठी ही होती हैं। ठीक है, जो है एक चाशनी टाइप बनाकर जो है इनका जो है परिरक्षण कर दिया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण किस प्रकार होता है, ये यहाँ पे बताया गया। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ठीक, सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, गरम एवं ठंडा करना। देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात चालू होती है। आपने क्या है, अपने माताजी को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो जो है उनका टेम्परेचर होता है एक निश्चित, उसके बाद जो है वो जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। एक तो दूध को उबाल के जो है हमने गर्म करके जो है कीटाणुओं को मार दिया। दूसरा, हमने काफ़ी ठंडा ठंडा करने की यहाँ पे जो है वो बात आ गई है क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। सूक्ष्म जीवों की जो है वृद्धि को रोकता है। थैलियों में देखो क्या कह रहा है बूझो, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकृत क्या है? ठीक है, पाश्चरीकृत क्या है? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट आया क्या कि इसको बिना उबाले जो है हम प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, क्योंकि पाश्चरीकृत होकर आता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। पाश्चरीकरण क्या होता है यहाँ से आपको इस पैराग्राफ से स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगला जो टॉपिक है वो है भंडारण एवं पैकिंग। ठीक है, भंडारण एवं पैकिंग क्या कह रहा है, देखिए मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। ठीक है ना, जो है ये क्या क्या कि सब्जी और मेवे ये पैक करके भेजे जाते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। ठीक है, आज आप जो है चिप्स वगैरह की भी पैकेट देखते हैं, उनको भी जो है पैक करके भेजा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कैसे होता है, देखिए राइजोबियम जीवाणु के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, जो कि लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवता है। ठीक है, ये पौधों की ग्रंथिकाओं में रहना बताया गया है। मुख्य रूप से किस में रहता है, सेम और मटर में। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, ये तो नॉर्मल चीज है, स्थिर है। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है, इसके बारे में जो है पाठ के अगले हिस्से में बताया गया है कि नाइट्रोजन का जो है एक निश्चित मात्रा क्यों है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र, इसमें नाइट्रोजन किस प्रकार प्रयोग होती है, किस प्रकार उसका जो है पुनः बनना हो पाता है, देखते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। ठीक है, ध्यान देना है, आवश्यक संघटक है सभी सजीवों का, जो प्रोटीन, पर्णरहित यानी क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। ठीक है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं और अपनी वृद्धि में जो है परिवर्तन करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ठीक है, पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनीकरण यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये चित्र 2.10 में दिखाया गया है, नाइट्रोजन का पूरा चक्र है यहाँ पे। तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कठिन चीज है नहीं कि जिसको कि समझाने की आवश्यकता पड़े। जस्ट इसमें एक चक्र दे दिया गया है, नाइट्रोजन जो है किस प्रकार जो है हमारे पर्यावरण में, वातावरण में वो जो है उसका चक्र बनता है, किस किस प्रकार से कैसे कैसे प्रयोग होता है, बस जरा और यहाँ पे वो दिखा दिया गया है। चलिए, पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। ठीक है, पौधों द्वारा पुनः उपयोग हो जाता है। ठीक, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, गैस में भी परिवर्तित कर देते हैं कुछ जीवाणु जो है नाइट्रोजन यौगिकों को, वायुमंडल में वो मिल जाती है। ठीक है, परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ठीक, चलिए अब जो है अपना अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ से जो स्टार्ट होता है अपने प्रमुख शब्द, ये प्रमुख शब्द जो हाईलाइटेड हैं, ये सब इन हल्के नीले कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, इनको प्लीज़ आप सभी को स्क्रीन पॉज करके, जिस अगर हमने पार्ट सही तरीके से पढ़ा है तो इनको जो है अपने माइंड में थिंक करिए, सोचिए, क्योंकि ये आगे आने वाली कक्षाओं में ये जो शब्द हैं ये प्रयोग होने वाले हैं और इनका आपको ज़रूर से प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ये अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आपने क्या सीखा इसको जो है आप क्विक रिवीजन के तौर पे जरा पढ़ लीजिए। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके, और अपना अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे तो जो है अभ्यास है, जो अभ्यास तो चलिए छोड़िए। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके जो है कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो आप अपना एक छोटा मोटा टेस्ट ज़रूर इसका लेते रहिए। तो
तो इसके संदर्भ में मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना के इस उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो उस वीडियो को देखना, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपना टाइम बचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम का जो है बेस्ट यूटिलाइज़ करिए। और वहाँ मैं चूँकि वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसी पार्ट से लिए गए होंगे मैं वहाँ डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सेंड कीजिए और लाइक दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने चैनल का भी परिवार नया है तो अपने परिवार की मेंबर्स की जो है संख्या को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि बढ़ाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आगे भी जो है वीडियो आपके लिए इसी प्रकार से लाता रहूं। कोई आपकी कमेंट हो, आपकी एडवाइस हो, तो वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालिए। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन।